the Security Council held a comprehensive debate on the issue of maritime security. The Security Council for the first time adopted a presidential statement on this subject and did so unanimously. Honorable members, climate change is a major challenge confronting the whole world at present. India has emerged as a responsible global voice on the subject. At the COP26 summit, my government has announced that by 2030. खबर आपको बता दें, सदर जमहूरिया हिंद के खिताब से पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हुआ। हिंदुस्तान की वैक्सीन दुनिया भर में जान बचा रही है। घर घर दस्तक मुहिम से वैक्सीन मुहिम में तेजी आई है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा, हिंदुस्तान में लगातार गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। सरकार ने एक निशिस्त में 3 तलाक से निजात दिलाया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया हिंद ने कहा, सफर हज के दौरान सिर्फ महरम के साथ सफर की पाबंदी हटाई गई। तो आपको बता दें, सदर जमहूरिया के खिताब से पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हुआ। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन दुनिया भर में जान बचा रही है। घर घर दस्तक मुहिम से वैक्सीन मुहिम में तेजी आई है। कोरोना वॉरियर्स की सदर जमहूरिया ने सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लगातार गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने एक निशिस्त में 3 तलाक से निजात दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सफर हज के दौरान सिर्फ महरम के साथ सफर की पाबंदी हटाई गई। सदर जमहूरिया ने सरकार की उसूलियाबियों को उजागर किया। आपको बता दें, सदर जमहूरिया के खिताब से पार्लियामेंट बजट इजलास का आगाज हुआ। वैक्सीनेशन मुहिम की सराहना करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन दुनिया भर में जान बचा रही है। घर घर दस्तक मुहिम से वैक्सीन मुहिम में तेजी आई है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया से रोजगार के मौके बढ़े हैं। हिंदुस्तान में लगातार गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल महरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 3 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थी, जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है तथा उनके प्रवेश में वृद्धि देखी गई है। देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड का भी प्रावधान किया गया है। देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और अटल भू जल योजना की मदद से देश में 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। नदियों को आपस में जोड़ने की योजनाओं पर भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया है। हाल ही में 45,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना बुंदेलखंड में पानी की चुनौतियों को समाप्त करने में सहायक होगी। तो आपको बता दें कि सदर जमहूरिया के खिताब से पार्लियामेंट बजट का इजलास का जो है आगाज हो गया। हिंदुस्तान की वैक्सीन दुनिया भर में जान बचा रही है, सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा। साथ ही घर घर दस्तक मुहिम से वैक्सीन मुहिम में तेजी आई है। हिंदुस्तान में लगातार गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। सरकार ने एक निशिस्त में 3 तलाक से निजात दिलाया। सफर हज के दौरान सिर्फ महरम के साथ सफर पर पाबंदी हटाई गई। वहीं आपको बता दें कि अमृत महोत्सव पे मुबारकबाद पेश की, जवानों को सलाम पेश की, कोविड वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स को सराहा। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में वैक्सीनेशन के प्रोसेस के हवाले से
मुल्क किस तरह से तेजी से वैक्सीनेशन का प्रोसेस अमल में लाया और कितने कम वक्त में इस प्रोसेस को सही तरीके से अंजाम दिया। आयुष्मान भारत कार्ड के हवाले से कि किस तरह से पूरे मुल्क का हेल्थ स्ट्रक्चर जो है बेहतर हो रहा है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए भी, इसका जिक्र भी सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में किया। हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, प्रेसिडेंट ने खिताब किया, कई चीजों के बारे में क्या कुछ गवर्नमेंट ने किया है, क्या कुछ जो है पॉलिसीज रही हैं उस बारे में जानकारी दी, क्या कुछ की पॉइंट्स रहे उनके खिताब में? जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो कोविड का मामला रहा, चाहे कोविड में जनता को बचाने की बात हो या फिर इसके साथ ही साथ जिस तरह से वैक्सीन डेवलप किया भारत ने, इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप किया, उसकी बात में हो, उस पर भी राष्ट्रपति का जो मुख्य फोकस रहा वो रहा। उन्होंने साफ तौर पर मैं कहा कि एक साल से भी कम की अवधि में 150 करोड़ जो वैक्सीन के डोज जो है वो लग गए हैं। एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत के लिए है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड काल में न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया बल्कि जो इकोनॉमी है उस पर भी काफी फोकस किया गया। यही कारण रहा कि जो एफडीआई की राष्ट्रपति ने जैसा कि कहा कि जो एफडीआई की जो है वो यहाँ पर बढ़ा है, निवेश बढ़ा है। इसके साथ ही साथ हमें कई डिफरेंट रिफॉर्म्स लाए गए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया गया और उसी का परिणाम यह रहा कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया। सुदूर क्षेत्रों में भी जो है सड़कों का निर्माण किया गया, इसकी भी उपलब्धि जो है वो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में उन्होंने बताया कि किस तरह से सुदूर क्षेत्रों में जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा था। इसकी चर्चा जो है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की और मैं बताया कि सुदूर क्षेत्र में चाहे वो जम्मू में कश्मीर की बात करें, वहां के पर्वतीय क्षेत्रों में और विश्व के सबसे ऊंची जगह पर बीआरओ ने किस तरह से सड़कों को बनवाया है, देश को जोड़ने की बात की है, इसकी चर्चा जो है वो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है। तो साफ तौर पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा जो है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है। जी मनोज। बिल्कुल विनीत, और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और स्किल इंडिया के हवाले से भी जिक्र किया प्रेसिडेंट ने। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया हो या फिर मैं जो विभिन्न सरकार के फ्लैगशिप स्कीम, तो डिजिटल इंडिया हो गई, खेलो इंडिया हो गया या फिर फिट इंडिया में हो गया, सबकी में जो चर्चा है वो राष्ट्रपति ने की। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2014 के बाद जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने में सबसे पहले स्किल मिनिस्ट्री का गठन किया था और उससे भी जो एक बड़ी बात में कही जाती है कि रोजगार की बात कही जाती है, उसमें कैसे लोगों को स्किल किया जाए, इसकी भी मैंने चर्चा की थी। एक बड़ी बात मैं भी बताना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहे थे उस वक्त उन्होंने यह साफ तौर पर कहा था कि जो किसानों के लिए जो है वो मौजूदा सरकार ने काफी कुछ काम किया है। उन्होंने किसान सम्मान निधि की चर्चा की। उनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों को जो सम्मान निधि का जो बड़ा कार्यक्रम है डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, वो एक बड़ा कार्यक्रम है, उसकी उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान सम्मान निधि के साथ साथ जो अन्य में चीजें हैं, चाहे एमएसपी को बढ़ाने की बात हो या फिर किसानों की आय को बढ़ाने की बात हो, इसकी उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो सरकार का जो विजन में रहा है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से नई शिक्षा पॉलिसी को पिछले दिनों इम्प्लीमेंट किया गया, उसे लागू किया गया, उससे कितना फायदा हुआ, इसकी भी चर्चा जो है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की। तो साफ तौर पर जो विभिन्न क्षेत्रों में जो सरकार के कामकाज किए गए हैं उसकी चर्चा जो है वो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है। बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस तर्जुमान ज्ञान रंजन साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका ज्ञान साहब। ये बता दें कि सदर जमहूरिया ने, प्रेसिडेंट ने खिताब किया और क्या कुछ पॉलिसीज बेहतर काम रहे हैं सरकार के, उनका जिक्र हुआ इस खिताब में। लेकिन ये बताएं क्या कांग्रेस मानती है कि बीजेपी ने, एनडीए ने बेहतर काम किया है खास तौर से कोरोना के दौर में? बिल्कुल, मैं प्रेसिडेंट के अभिभाषण को अभी सुना और काफी अच्छे तरीके से ध्यान से सुन रहा था, सोच रहा था कि क्या क्या वो बात करे। जैसे क्या व्यवस्था की बात शुरू करते हैं, आपने 2 दिन पहले का एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा होगा कि हमारे देश से अचानक 20 करोड़ नौकरियां गायब हो गई।
और ये जो नौकरियों का जो दर है लॉकडाउन से भी ज्यादा है। तो जो जिस सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 नौकरियां देंगे, नौकरियां चली गई, नौकरियां चलने के पीछे क्या रीजन है? तो मैं एक बात और बताता हूँ कि आपने देखा होगा दिसंबर महीने में हमारा खुदरा रिटेल इंडेक्स था 5.59 बढ़ गया। तो हमारी इकोनॉमी कहाँ बढ़ रही है? जब खुदरा इंडेक्स बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां जा रही हैं, तो अर्थव्यवस्था का कैसे ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। रही बात अब कोरोना का जो वैक्सीनेशन की बात करते हैं, अराउंड 150 डोजेज उन्होंने कहा कि पड़े हैं, बट क्या मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, उसके डेटा तो देखा था कि ये दोनों डोज सभी को नहीं पड़े उसमें। अगर हम उससे से बातें करते तो अभी भी डबल डोज देने की जरूरत है। सरकार इस पहल पे और युद्ध स्तर पे काम करे, क्योंकि हमारी देश की आबादी बहुत ज्यादा है, हमें इसे बहुत सीरियसली लेना होगा। क्योंकि अब तो आप देख रहे हो कि बूस्टर डोज की भी बातें की जा रही है, बूस्टर डोज के अलग से आयाम आ गए हैं। और अब आते हैं ना अपने नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में, जब हम देखते हैं कि देश कैसे लोग कह रहा है कि चल रहा है अच्छे समय से। आप मुझे बता दो जब से ये 7 साल से सरकार आई, कहीं भी जिन्होंने जो भी एक वादे किए थे, क्या वो जमीन का है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो तब के तत्कालीन प्रेसिडेंट ने ये भी कहा था कि हर संसद गांव को गोद लेंगे तो इससे गांव की जीवनी बदलेगी। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना चाहता है कि जो प्रधानमंत्री के ही गांव है जिन्होंने गोद लिया, तो आज तक भी गांव नहीं बना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव नोट पे हमें देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बहुत जरूरत है। आरबीआई का भी स्टेटमेंट आया है और हमारे प्रेसिडेंट ने अग्रवाद दे रहे हैं बहुत सारे सेक्टर में, जैसे एनडीए में वुमेन को अलाउ किया गया है। ज्ञान जी, साथ ही में प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि अगर हम कोरोना के दौर में दूसरे मुल्कों को देखें तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया हमारे लोगों के साथ। पूरे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि कोई लोग भूखे रहे हों, अनाज मुफ्त दिया गया। अगर हम दूसरे मुल्कों से कंपेयर करते हैं तो कौन लोग, क्या नेपाल, क्या बांग्लादेश? हमारी जो रुपीज की वैल्यू है डॉलर में कहां चली गई? आप देख लो, बांग्लादेश की भी रुपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इस तरह से कंपेयर करेंगे, हमारे कंपेरिजन पहले क्या होता था, यूपीए गवर्नमेंट में हम यूएसए से देखते थे कि हमारी डेमोक्रेसी कहां जा रही है, हमारा डॉलर कैसे जा रहा है। यही प्रधानमंत्री है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि अगर रुपए की स्तर गिर रही है तो हमारे देश की स्तर गिर रही है। आज तो ये हाल है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बातें दूसरे देश से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम अपने देश में क्या सक्षम है, इसकी क्या हर दूसरे देश में गंगा में लाते बही थी कोरोना काल में? मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या इस तरह से लाते बहती दिखाई गई थी? ये तो बहुत ही मतलब ये कोई इंडेक्स नहीं है कंपेरिजन करने का कि दूसरे देश से अच्छे किए। दूसरे देश में हम दूसरे देश से कंपेयर किससे कर रहे हैं? नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। आज तो ये पैमाना हो गया है, तो फिर तो हमें अपने देश में कंपेयर करना चाहिए। क्या उनके देश में इस तरह से लाते गंगा में बहती आई थी? मुझे बहुत देखिए बहुत संवैधानिक पद है और हम अपने देश के प्रेसिडेंट को बहुत रिस्पेक्टफुली आदर करते हैं, बट जो मुझे जो चीजें फैक्ट है वो बोलना चाहिए, क्योंकि देश के जनता आजकल पढ़े लिखे लोग हैं और सारे इंफॉर्मेशन ऑन द क्लिक है। यू कैन नॉट आके बोल सकते हो और बड़गला सकते हो। ये आपको चीज को समझना होगा कि हाँ, हम भी चाहते हैं देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, नौकरियां जो उन्होंने प्रॉमिस की थी लोगों को दे। आपने देखा होगा पूरे देश में आरआर की किसी के 1 करोड़ छात्रों ने किस तरह से आंदोलन किया, कितने छोटे छोटे टर्म एंड कंडीशन लगा के देश को लोगों को गुरमाया जा रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने की बजाय हर साल 14 करोड़ देना था 7 साल में। अब तक उस देश से 4 जो लोग युवाएं नौकरी कर रहे थे 3 करोड़, उनकी 3 करोड़ नौकरियां वापस ले ली गई। मतलब 3 करोड़ और नए बेरोजगार हो गए। मतलब नौकरी 1 करोड़ भी नहीं दी और 3 करोड़ नए पैदा कर दिए। तो इसके बारे में क्या कहूँ मैं प्रधानमंत्री के ये प्रेसिडेंट की चीज को वेलकम करता हूँ। तो मैंने एनडीए में वुमेन को अलाउ किया, दैट इज अ वेरी बिग स्टेप। वुमेन एम्पावरमेंट की तरह देखना चाहिए और मैं इसका दिल से स्वागत करता हूँ। और ये सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि अब वुमेन की एम्पावरमेंट की, जैसे शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, देश में दुनिया में पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, तो हम जानते हैं कि हमें किस तरह से किस देश को ले जाना है। बिल्कुल। ज्ञान जी, ये बता दें कि कांग्रेस ने 2 नोटिस मूव किए हैं, ऐसे में मेजर जो मुद्दे रहेंगे इस सेशन में क्या रहेंगे? ऑपोजिशन किन मुद्दों को लेकर कर सरकार को घेरेगी? सबसे पहली बात, देश के साथ जो गद्दारी की गई है, ये बहुत बड़ा देश के हर एक नागरिक के साथ होता है। किसी का जिसका फोन टैप है उसका ही नहीं। आप 2017 में जाते हो टैक्सेस का, इजराइल के डिफेंस बिल के अगेंस्ट में आप टैक्सेस लेते हो और पूरे देश में आप जासूसी करते हो। यानी आपने टैक्स पेयर के पैसों से ही टैक्स पेयरों की जासूसी कराई, जो कि देश के साथ ही बहुत बड़ा धोखाधड़ी। इसमें जरूर ये सदन में इस बात पे मानी जाए।
और दूसरी बड़ी बात रहेगी मुद्दा युवाओं के जॉब से रिलेटेड, हम उस पर बहुत पुख्ता से आवाज उठाएंगे। किसानों का मुद्दा क्या बड़ा नहीं रहेगा? क्योंकि किसानों के हवाले से खिताब में भी कहा गया क्या कुछ किया गया है, हालांकि किसान जो है आज भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में किसानों का मुद्दा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि सब का ये मानना है कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिर से पेगासस मामला उठाना किस हद तक सही रहेगा? देखिए ना, सिर्फ न्यूयॉर्क के टाइम्स पे ये मुद्दा उठाना, स्टेटमेंट ही अपने आप में विरोधाभास है। हमारी देश की जो सुरक्षा है, अगर कहीं से भी उसकी खबर आती कि उसमें धोखाधड़ी हुई है या कहीं भी एक लाशत है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान के मुद्दे की बात करते हैं, जो सबसे अहम मुद्दा आपने कहा, किसान के साथ हर समय हम खड़े थे। डे 1 से जब ये ऑर्डिनेंस तब आया था कोविड काल से, तब से हम इसका अपोज कर रहे थे। और आज उस समय हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कहा था कि ये पीने काले कानून वापस लिए जाएंगे और किसान अधिक है, और किसान की वजह से उनके हित से फिर प्रधानमंत्री ने कितने चला सका कि किसानों को हम समझा नहीं सके। वो किसानों को इसलिए नहीं समझा सके कि वो किसान को समझ नहीं सके, और यही कारण था कि काले कानून वापस लेने पड़े। किसान के हर कदम पे कांग्रेस पार्टी शुरू से थी, अभी भी और आगे भी रही। बिल्कुल। ज्ञान रंजन साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त बीजेपी स्पोक्स पर्सन उदय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका उदय साहब। ये बता दें कि इस बार जो है एक बार फिर पेगासस का मुद्दा उठने जा रहा है। ओपोजिशन आपकी आईटी मिनिस्ट्री को घेरने जा रही है। क्या इस बार अब सरकार को इस मुद्दे को लेकर के ओपन डिस्कशन कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सरकार स्पष्ट है इस विषय पे। पहले से ही सरकार की नजरिया बिल्कुल साफ है, और कोई भी चीज डिस्कशन के बाद ही क्लियर होता है और इमर्ज करता है। लेकिन हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए हाउस में। इस चीज को वो डेमोक्रेटिक मैनर में रखें और इस पर डिस्कशन हो, दूध का दूध और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, और तथ्यों से पूरे देश और माननीय सांसद गण भी अवगत हो जाएंगे। उदय जी, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि सही बहस करने का मौका तो सरकार देती ही नहीं है इस मामले को लेकर के। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर सही बहस करने का मौका नहीं मिले ऑपोजिशन को, तो फिर संसद का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। हम लोगों का आपत्ति इस विषय पे था कि वहाँ पे जो इन लोगों का व्यवहार अनरूली हुआ था, उस व्यवहार पे आपत्ति थी कि यह मैनर नहीं है अपना प्रश्न या अपनी बातों को उठाने का हाउस में। यह भारत का सर्वोच्च संस्थान है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक फोरम है, और वहाँ पे तथ्यों को अगर आप रखना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक मैनर में रखिए। पार्लियामेंट के प्रोसेस, वहाँ की प्रोसीडिंग्स और सारे नॉर्म्स ऑल टुगेदर डिफाइंड हैं, और उसके तहत आप अपने तथ्यों को रखें। पूरे भारत की जनता आपके आचरण और व्यवहार को देखती है। वहाँ पे जो आचरण हुआ माननीय सांसदों के द्वारा, वह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इस कारण पूरा हाउस जो है चल नहीं पाया और कठिनाइयां खड़ी हुई। उदय जी, क्या इस मुद्दे को लेकर के अब सही से जांच होनी चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए, ताकि जो बार बार ओपोजिशन कह रही है कि आईटी मिनिस्ट्री गुमराह कर रही है, वो बातें अब साफ हो जाए? नहीं, अगर जांच आवश्यक है, वहाँ बहस हो कि आखिर जांच किन बिंदुओं पे चाहते हैं, किनका रिकॉर्ड जो है, किनकी बातें टेप हुई है, और इस तरह की चीज अगर वो तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं हाउस के समक्ष, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे संज्ञान लोग लेंगे जो बैठे हुए हैं, और वो वहाँ पे जांच के लिए या इस पे बहस के लिए आदेश होगा। बिल्कुल। उदय कुमार सिंह साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सदर जमहूरिया के खिताब पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी का रद्द-ए-अमल। चीन और पाकिस्तान के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं। नागालैंड में आम शहरियों के कत्लेआम पर खामोशी। कोरोना की दूसरी लहर में अमवात हुई पर माफी नहीं मांगी। जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का भी ऐलान नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि सदर जमहूरिया के खिताब पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो कहते हैं, चीन और पाकिस्तान के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। नागालैंड में आम शहरियों के कत्लेआम पर भी खामोशी बरती गई। कोरोना की दूसरी लहर में अमवात हुई और उस पर भी माफी नहीं मांगी गई। वहीं जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का भी ऐलान नहीं किया गया।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद है यकीनी बनाने की वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।